आज हम जानेंगे रसेल की द्वितारक परिकल्पना। ठीक है, रसेल महोदय थे, उन्होंने भी अपनी ब्रह्मांड के निर्माण पर अपनी परिकल्पना दी थी। ये उनकी परिकल्पना द्वितारक की। द्वितारक का अर्थ है दो तारों से ब्रह्मांड कैसे बना, उसके विषय पर रसेल महोदय का क्या कहना था। तो पहले हम उनकी परिकल्पना समझते हैं, फिर हम उनका मूल्यांकन करेंगे कि क्या उनका सही था। तो सही तो था नहीं, इसीलिए परिकल्पना रह गया, सही रहता तो सिद्धांत हो जाता। ठीक है, तो हम देखते हैं उनकी परिकल्पना। रसेल महोदय का कहना था कि जो शुरुआत में जो ब्रह्मांड था वो कैसा था, एक तो सूर्य था, उसके बाद से एक था उसका साथी तारा। ठीक है, सूर्य का साथी तारा। दूसरा एक था विशालकाय तारा। विशालकाय तारा। रसेल महोदय का कहना है कि जो साथी तारा था वो जिस दिशा में चक्कर लगा रहा था सूर्य के, विशालकाय तारा जस्ट उसके विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहा था। समय बीतता गया। जो साथी तारा था वो सूर्य से बहुत ज्यादा दूर था, और उससे भी ज्यादा दूर था विशालकाय तारा। विशालकाय तारे का जो अपकर्षण जो क्षमता है किसी को दूसरे को अपनी तरफ खींचने की, उससे विशालकाय तारे ने साथी तारे में से एक छोटा सा भाग खींच लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा भाग खींच रहा है विशालकाय तारा, और अगले क्षण में हम देखें तो एक खींच लिया, और ये फिर से वैसे ही गोला बन गया, और ये विशालकाय भाग एक खींच लिया। रसेल महोदय का कहना है कि जो विशालकाय तारा था उसने इस भाग को अपने साथ ले गया, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चक्कर मार रहा था, इसीलिए उन्होंने पहले कह दिया कि ये जिस दिशा में चक्कर मार रहा था साथी तारा, उसके विपरीत दिशा में विशालकाय तारा चक्कर मार रहा था। ये जो टुकड़ा विशालकाय तारा ने इस साथी तारे में से खींचा, इस टुकड़े को वो अपने साथ ले गया, और उस टुकड़े से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो रसेल महोदय ने ग्रहों के निर्माण की पद्धति कुछ ऐसे बताई है। इसका मूल्यांकन करते समय कुछ वैज्ञानिकों का कहना है जो इनके आलोचना करते हैं। तो पहला कारण तो ये बताते हैं कि आखिर ये कितना दूर था कि इसने इसके में से एक टुकड़ा खींच लिया, लेकिन जब ये टुकड़ा खींचा तो ये टुकड़ा इसकी तरफ क्यों गया, सूर्य के तरफ क्यों नहीं गया। ठीक है, पहली आलोचना तो ये की जाती है। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि जो साथी तारा था अब वो कहाँ चला गया है। ठीक है, क्योंकि उसने रसेल महोदय का कहना था कि विशालकाय तारे ने इसमें से एक तारा खींचा है, एक छोटा सा अंग खींचा था, लेकिन अंग ही तो खींचा था, बाकी तारा तो बचा ही था साथी तारा का। अब वो तारा कहाँ है। तीसरी आलोचना ये की जाती है कि जब ये अंग खींच लिया तो इसका मतलब ये बहुत दूर था विशालकाय तारा, और इसको खींच के अपने पास लाया और इनके और टुकड़े किए जिससे ग्रह बना। तो ये ग्रह इतने दूर तक आ गए हैं, तो जो बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, वो पृथ्वी सूर्य से इतने ज्यादा पास क्यों है। ठीक है, जितनी दूरी उन्होंने बताई थी उस दूरी से इतना कम क्यों है। ठीक है, तो ये आलोचनाएं की जाती है रसेल महोदय के प्रति। तो रसेल महोदय की ये परिकल्पना, जिसका वो सही से उत्तर नहीं दे पाए, और जिसका कारण ये रहा कि उनकी परिकल्पना ही रह गई, और वो अपने इस मसले को सुलझा नहीं पाए। जस्ट उनके बाद जो वैज्ञानिकों ने अपनी भी सिद्धांत दिए, ये परिकल्पना नहीं थी, सिद्धांत था होयल और लिलिटिन का। सिद्धांत। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने जो बातें की होयल और लिलिटन ने, उसको प्रमाणित करके दिखाया इन्होंने। जो ये दोनों के दोनों एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका या ब्रिटेन में है, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है, वहां पर एक विश्वविद्यालय है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण की, और पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने अपनी ये परिकल्पना दी थी। ठीक है, तो होयल और लिलिटन ने क्या क्या परिकल्पना दी थी। पहले लिलिटन ने अपनी परिकल्पना दी 1939 में, और उन्होंने इस परिकल्पना को न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि नाभिक से ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में, इस परिकल्पना के बारे में वो बताते हैं। ठीक है, तो लिलिटन ने अपनी इस बात को सबसे पहले समाज को न बताते हुए अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ यूनिवर्स में इसको उल्लेखित किया था। ठीक है, ये उनकी पुस्तक थी लिलिटन की। ठीक है, तो उन्होंने अपनी इस बात को सबसे पहले उसमें बताया। उनका क्या कहना था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। उनका कहना था कि एक सूर्य था, एक और तारा था, साथी तारा, और एक और तारा था विशालकाय तारा।
सेम बात ये भी कहते हैं, मगर ये उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं जो प्रश्न रसेल और बाकी सब वैज्ञानिकों के आगे आ रहा था। इन्होंने कहा कि जो साथी तारा विशालकाय तारा था और वो सूर्य से बहुत ज्यादा दूर था, और जो विशाल का ये साथी तारा था ये सूर्य से भी बहुत ज्यादा विशाल था और बड़ा था, ठीक है, सूर्य से ये भी ज्यादा बहुत ज्यादा दूर था। विशालकाय तारे के बारे में और साथी तारे के बारे में जो लिटिलटन महोदय है उनका कहना है कि समय के साथ साथ ये दोनों तारे पास आते गए और आपस में टकरा गए एक दिन। ठीक है, यहाँ पर ही विशालकाय तारा और साथी तारा ये दोनों आपस में आकर टकरा गए। यहाँ पर सूर्य को कोई, यहाँ पे उन्होंने खास बात पे तो गौर किया है कि सूर्य का इसमें कोई संबंध नहीं है, ठीक है, सूर्य बीच में है नहीं, सूर्य अपने स्थान पर ही है, लेकिन साथी तारा और विशालकाय तारा आपस में टकरा गए। इन दोनों के टकराहट से एक बहुत बड़ा विशाल और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसके अंदर उन्होंने ताप की जो मात्रा कही है वो बहुत ज्यादा निकली थी वहां पर, उनका कहना है, ठीक है। और इस ब्लास्ट में जो धूल कण बच गए, जो बाकी चीजें बच गई, उनसे ही ये सूर्य है। सूर्य तो उस टाइम भी ऐसे ही था, इस टाइम भी ऐसे ही था, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है। और लेकिन अब ना विशालकाय तारा बच गया और ना ही साथी तारा, कुछ नहीं, बस बचा सिर्फ धूल कण, ठीक है, धूल कण बचा। तो जो लिटिलटन महोदय है और होयल महोदय, उनका कहना है कि ये जो धूल कण है, समय बीतता गया और कई सदियों बाद ये धूल कण ही ग्रह बन गए। तो इसके ऊपर इनके ऊपर भी कई सवाल उठते हैं, बस फर्क ये कि इन्होंने जवाब दे दिया। पहला सवाल तो इनके ऊपर भी उठता है कि धूल कण, जो तारा तो एक वो होता है गैसों का बना हुआ, और गैस तो हल्के होते हैं, लेकिन आज के समय में जो पृथ्वी है या फिर बाकी जो ग्रह हैं, उनमें से 4 ग्रहों को छोड़ दे बृहस्पति के बाद, तो बाकी ग्रह भारी तत्वों से बने, तो वो भारी कैसे हो गए? तो इसका जवाब देते हुए होयल महोदय का कहना है कि जो गैस थे वो जब ब्लास्ट हुआ तो उनकी ताप इतनी ज्यादा थी, ऊष्मा बहुत ज्यादा था, और वो जो गैस ही थे, लेकिन जब ब्लास्ट हुआ ना उसके बाद से उनके ताप क्रम ज्यादा होने के कारण बाकी चीजों को उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है, खींच के वो इकट्ठा होकर काफी ज्यादा कठोर हो गए, जिसकी वजह से आज जो ग्रह बने हैं ना वो कठोर बने हैं। तो उनका ये जवाब, उन्होंने जवाब दिया जिस जवाब को सबने माना, ठीक है, कि ताप बढ़ने पर वो चीज दूसरे चीजों को आकर्षित करती है, ठीक है। तो इस विषय पे और क्वेश्चन उठे उनके ऊपर कि आखिर ये ग्रह इतने दूर क्यों है? तो उनका कहना है कि ग्रह दूर नहीं है, इस जब विस्फोट हुआ तो वो सारे के सारे जो धूल कण थे वो बिखर गए, और समय बीतता गया, धूल कण एक साथ बने नहीं, धूल कण समय समय पे बनते गए, जैसे कि कुछ सालों बाद पहला ग्रह बन गया, ठीक है, कुछ सालों बाद यहाँ पर कोई ग्रह बना, कुछ सालों बाद यहाँ पर ऐसे कर करके ग्रह बनते रहे, और ये सबका अपना अपना चक्कर था, ठीक है, ये भी चक्कर मारते थे सूर्य के, ठीक है। ये सब के सब समय समय पे बनते गए, अलग अलग समय पे, इसलिए इन सब के बीच में इतनी दूरी है। उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि इनके बीच की दूरी इसलिए है क्योंकि वो एक साथ नहीं बने, सारे ग्रह 9 के 9 वो आपस में नहीं, अलग अलग समय पे अलग अलग बनते गए, और उनकी गतिमान भी कम है क्योंकि कहीं का जो कण था वो कम तापमान था, इसलिए वो गैसीय अवस्था में 4 ग्रह रह गए, और कहीं का तापमान ज्यादा था इसलिए वो कठोर अवस्था में हो गए हैं। उन्होंने और सब बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो कुछ ग्रह ठंडे हैं, कुछ गर्म है, तो उसके पीछे भी उन्होंने उनके निर्माण के समय का कारण बताया है। इस तरह करके उन्होंने जितने भी प्रश्न उठते गए उनके ऊपर आलोचनाएं उठी। होयल और लिटिलटन महोदय ने इन सबको दूर कर दिया, और उन्होंने अपनी परिकल्पना 1939 में दी थी, ये जो कि आज के समय में एक सिद्धांत है, और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त और सबसे ज्यादा प्रख्यात यही है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो लिटिलटन महोदय का ही इस परिकल्पना को ही, होयल महोदय ने बस इसमें थोड़ा सा सुधार संशोधन किया था, लेकिन महत्व हम लिटिलटन को ही देते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इनका ही मतलब ये सारा दिमाग था, इनका सारा अनुभव था, इनका प्रयोग था, इसलिए हम इसका सारा श्रेय लिटिलटन को देते हैं। और क्वेश्चन में उत्तर भी हम लिटिलटन को ही लिखेंगे। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध या फिर क्या है कि सिद्ध जो थी, सिद्ध कर दिया मान्यताओं को, वो थे लिटिलटन, ठीक है। तो ब्रह्मांड के निर्माण के आधार क्या क्या कारण थे उसके ऊपर जितने भी कई सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए, साबित किया केवल एक ने, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।